जी, हमने 51 से पढ़ना है। 51 है व्हेन तालिबान टॉक स्टार्टेड इन अर्ली 2020। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का गलबा है। मोस्ट ज़्यादातर तालिबान ही हैं, और जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को ताकत को भी हराने पे या यहाँ से भगाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब 2020 में यूएसए ये समझ रहा था कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होना तालिबान से, हम कभी भी विन नहीं कर सकते। रशिया भी यहाँ पे आया था और उसके टुकड़े हो गए थे, तबाह होकर गया था। तो यूएसए ने फिर राब्ता किया पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 2020 में बहुत ज़्यादा निगोशिएशन की, तालिबान से मिले, इनके आपस में पहली जो गुफ्तगू शनीद हुई थी, बात हुई थी, वो फरवरी 2020 में हुई थी। यही हमारा क्वेश्चन है। वन तालिबान टॉक स्टार्टेड इन अर्ली 2020। ए इज द राइट ऑप्शन, फरवरी 2020। नेक्स्ट है यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन 2011। यमन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था 2011 में, जब यमनी गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई थी 2011-12 में। और क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट था जिसका नाम सालेह था, वो 33 ईयर्स से लीड कर रहा था अपनी गवर्नमेंट को, और इस वजह से लोग उसे जान छुड़ाना चाहते थे, गलबा। वो चाहते थे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर कोई और प्रेसिडेंट आए। इतने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, और उसकी पॉलिसीज भी ठीक नहीं थी। इस वजह से यमन में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, रेवोल्यूशन निकली थी 2011 और 12 में। और 12 में अब्दुल्ला साले ने अपनी गवर्नमेंट को लेफ्ट कर दिया था। फिर उस पे जो है अपोजिशन पार्टी के ग्रुप्स वगैरह, उनकी गवर्नमेंट आई थी। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट उमियाद कैलिफ इन स्पेन वाज अब्दुर्रहमान थर्ड। पहला उमियाद कैलिफ स्पेन में कौन था? अब स्पेन में आपको पता है जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं क्रिश्चियन, उनकी गवर्नमेंट थी। तो फिर उमियाद ने बहुत बड़ा अचीव किया, अटैक किया स्पेन पे। और अब्दुर्रहमान थर्ड, ये उमियाद कैलिफ से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने वहाँ पे अपनी खिलाफत कायम की। 912 से 961 तक उमियाद खिलाफत वहाँ पे कायम रही। और ये जो अब्दुर्रहमान थर्ड हैं, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था स्पेन में अपने गलबा पाने के लिए और गवर्नमेंट गेन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस डेवलपमेंट पैकेजेस फॉर गिलगित बल्तिस्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट पैकेज गिलगित बल्तिस्तान के लिए। कितनी अमाउंट? 370 बिलियन रुपीज। इमरान खान ने बेसिकली विजिट किया था गिलगित बल्तिस्तान का, तो इन्होंने फिर वहाँ के लोगों को देखा कि वो तो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत पीछे हैं। तो फिर उन्होंने 370 बिलियन रुपीज का बजट उन्हें प्रोवाइड किया कि यहाँ पे ये तरक्याती काम होने चाहिए। 5 ईयर डेवलपमेंट बजट था। तो ये 370 बिलियन आता है। सी इज राइट ऑप्शन। Asabia concept of social solidarity was given an emphasis on unity was by Ibn Khaldun। असाबिया का कंसेप्ट था सोशल सॉलिडरिटी मींस आपस में इकट्ठे होना, यूनिटी होना, इत्तेहाद होना मुसलमानों का। ये इब्ने खल्दून ने दिया था बेसिकली असाबिया का कंसेप्ट, कि मुसलमान जो हैं ये अपनी यूनिटी पे जोर देना चाहिए इनको। अगर ये मुत्तहिद रहेंगे तो दुनिया की सबसे ये पावरफुल ताकत बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था असाबिया का, जो कि इब्ने खल्दून ने दिया था कि सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एम्फोसिस ऑन द यूनिटी इज रियली इंपॉर्टेंट, सेड बाय इब्ने खल्दून। बी ऑप्शन। विच मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल? बंगाल में कौन सी मूवमेंट शुरू हुई थी? इनमें से तो कोई नहीं है, ना क्विट इंडिया मूवमेंट है, ना नॉन कोऑपरेशन है, ना खिलाफत मूवमेंट है। बंगाल से बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल के दो हिस्से कर दिए थे, एक वेस्ट बंगाल, एक ईस्ट बंगाल। तो फिर
ईस्ट बंगाल मुसलमानों के हिस्से में था और जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी थी। तो वहाँ से ये मूवमेंट निकली थी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट चूंकि ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, ये बेसिकली 1942 में निकली थी कि इंडिया को छोड़ दो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आप कोई भी ताउन नहीं किया जाएगा 1922 में। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली 1919 में स्टार्ट हुई थी, 1919 में, कि तुर्की की खिलाफत को महफूज रखा जाए क्योंकि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात वहाँ पे हैं। और जो बरतानिया था वो जंग जीतने के बाद अटैक करने वाला था तुर्की पे, और तुर्की के सारे मुकद्दस मकामात तबाह हो जाते। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 में। दो इम्पोर्टेंट ब्रादरान थे जिनका नाम लीडिंग रोल आता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय जोनस साल्क, सी ऑप्शन। पोलियो का जो वायरस है किसने डेवलप किया था? जोनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था, सी ऑप्शन आता है। अब पोलियो आपको पता है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, पोलियो से लड़ने के लिए पोलियो वैक्सीन निकाली गई जिसे जोनस साल्क ने डेवलप किया था, और इसका पहला टेस्ट 1952 में हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। आजकल भी ये लगाई जाती हैं ताकि पोलियो की जो मर्ज है उससे दूर किया जा सके बच्चों को, क्योंकि बचपन में ही माजूर हो जाते हैं अगर इस चीज़ से महफूज ना रखा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है और जोनस साल्क ने इस वैक्सीन को डेवलप किया था। Mohammed Dam is proposed to be constructed on Swat River. मोहम्मद डैम जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये डैम सवात रिवर पर है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, और ये सवात रिवर पर है। ये पिशावर से 37 किलोमीटर नॉर्थ साइड पे हो जाता है। तो ये अगर प्रोवेंस पूछे तो केपीके लगाना है, खैबर पख्तूनख्वा में है ये मोहम्मद डैम। बलोच कल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है बलोची पीपल के लिए एनुअल बेसिस पे 2 मार्च को, बी इज अ राइट ऑप्शन। बलोच कल्चर डे इज सेलिब्रेटेड बाय बलोची पीपल एनुअली ऑन 2 मार्च, बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद कासिम नानोतवी। दारुल उलूम देवबंद का जो इदारा है उसे फाउंड किया था मोहम्मद कासिम नानोतवी ने। अब दारुल उलूम देवबंद एक इस्लामिक इदारा था, सुन्नी देवबंदी मुस्लिम का। ये बहुत बड़ी मूवमेंट भी लेकर आया था। ये बेसिकली शरणपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उत्तर प्रदेश रियासत में। और ये इसको एस्टैब्लिश किया था मोहम्मद कासिम नानोतवी में 1866 में। ये वो क्वेश्चन है जो पीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे डेवलप हुआ था? शरणपुर में आ चुका है। स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। किसने एस्टैब्लिश किया था? कासिम नानोतवी ने। कब हुआ? 1866 में। किन के लिए है? सुन्नी देवबंदी इस्लामिक मुस्लिम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ क्वींस इन रिसर्च methodology इज। स्टडी ऑफ क्वींस को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ क्वींस, सिक्के, उनकी स्टडी न्यूमिस्मैटिक्स होती है। अब एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, एटोमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं, पेडागोजी स्टडी ऑफ टीचिंग होता है, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ड्यूरल लाइन बॉर्डर लाइन है बिटवीन विच टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है इसको क्या कहते हैं? ड्यूरल लाइन कहते हैं। और ड्यूरल लाइन जो पहली दफा ड्रा हुई थी 1893 में हुई थी, मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान का था मीर अब्दुल रहमान। इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था 1893 में, क्योंकि उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी।
सो मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो था ये ब्रिटिशर्स था, इसने एग्रीमेंट किए थे, और अफगानिस्तान से अफगान मीर अब्दुलरहमान था। और इसकी जो पूरी बाउंड्री लाइन की लेंथ है 2670 किलोमीटर है। इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। स्लोएस्ट रेस्पॉन्स वाइल कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे स्लोएस्ट रिस्पॉन्स कौन देता है? ईमेल के थ्रू ही होता है। बाकी जो एक्सेल है, वर्ड है, अगर वहां से कलेक्ट कर रहे हैं डाटा तो बहुत जल्दी से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डाटा जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो ईमेल है इसके थ्रू स्लोएस्ट प्रोसेस है। सी ऑप्शन। हाउ टू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से ओपन की जाती है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ मींस ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इज measure टू wind to स्पीड, ए इज द राइट ऑप्शन। एनीमोमीटर जो होता है ये हवा की स्पीड को मापने का एक आला है। ए इज द राइट ऑप्शन। अब हाइग्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है जो हवा में नमी को मापने का आला होता है। हाइड्रोमीटर लिक्विड को मापने का आला है, मींस पानी को। लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए होता है। सिस्मोग्राफ जलजले की शिद्दत को मापने का आला है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। और एम मीटर जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट का इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। Mention the date of agreement between Pakistan and Bosnia Herzegovina for illegal trafficking. उस डेट को बताएं जब पाकिस्तान और बोस्निया हर्जिगोविना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि इलीगल तरीके से हमारे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, मुल्क में एंटर हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट इनके दरमियान कब हुआ था? 4 नवंबर 2020 को। ए इज द राइट ऑप्शन। बैटल ऑफ कनौज हुई थी 1540 में, वाज फॉट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। देखें, 1526 में जो पहला मुगल एम्परर था जहीरुद्दीन बाबर, उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी पानीपत के मकाम पर, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। तो वहां से मुगल एम्पायर जो है ये स्टार्ट हो जाती है 1526 से। 1530 में उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका बेटा आता है हुमायूं, और 1540 तक रहता है, 10 साल ये रूल करता है। फिर इस पे अटैक करता है शेर शाह सूरी 1540 में, जो कि इनके दरमियान जंग होती है, जिस जंग का नाम है बैटल ऑफ कनौज, ये जो कहा गया है। और इस जंग में शेर शाह सूरी विन कर जाता है, हुमायूं को शिकस्त होती है, और हुमायूं यहाँ से मफरूर हो जाता है, भाग जाता है। शेर शाह सूरी जो है वो यहाँ पे काबिज हो जाता है, और 15 इयर्स तक सूरी डायनेस्टी रहती है, 1540 से लेकर 1555 तक। और उसके बाद दोबारा से हुमायूं अटैक करता है, 1 साल के लिए दोबारा आता है 1555 से 1556 तक। फिर ये सीढ़ियों से उतर रहा होता है, वहां पे पाँव इसका फिसल जाता है और ये गिरकर मर जाता है। फिर वहां से 1556 में इसकी डायनेस्टी एंड हो जाती है, फिर इसका बेटा आता है। 68 है, स्वदेशी मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। जब लॉर्ड कर्जन जो कि इंडिया का वायसराय था, उसने बंगाल की पार्टीशन कर दी थी, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था इन जुलाई 1905 में, 1905 में। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी थी गांधी की सरबराही में। तो ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई थी स्वदेशी मूवमेंट। ए इज राइट ऑप्शन, बंगाल आएगा। Frazee movement was started in 1828 by हाजी शरायतुल्लाह। सी ऑप्शन आता है। फ्राजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी 1828 में? हाजी शरायतुल्लाह ने। और फ्राजी मूवमेंट एक मूवमेंट थी जिसे लीड किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने, जो कि ईस्टर्न बंगाल में थी।
उस वक्त जो मुसलमान थे ज्यादातर वो अन इस्लामिक प्रैक्टिस में पड़े हुए थे, इस्लाम से दूर हो रहे थे, बहुत से लोग उनको दूसरी चीजों में इन्वॉल्व किया गया था। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने ये मूवमेंट निकाली थी ताकि मुसलमान जो हैं वो यूनाइट हो जाएं और अन इस्लामिक प्रैक्टिस को छोड़ दें, उनको तर्क कर दें और एज ए मुस्लिम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें। Sino-Pak boundary treaty signed on 22 November 1963। साइनो-पाक बॉर्डरी एग्रीमेंट हुआ था 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। और इस एग्रीमेंट पे जो साइन किए थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किए थे, क्योंकि वो उस वक्त ये फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और जब भी कोई एग्रीमेंट होता है फॉरेन मिनिस्टर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछे तो अयूब खान लगाना है, क्योंकि उस वक्त हेड ऑफ गवर्नमेंट अयूब खान थे और साइन किए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और ये एग्रीमेंट 1963 में हुआ था, साइनो पाक एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 1963 में हुआ था। विच मुगल एम्परर स्ट्रेंथन ईस्ट इंडिया कंपनी? इनमें से कौन सा मुगल एम्परर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा मजबूत किया था? जहांगीर था। सी इज द राइट ऑप्शन। अब इसने क्यों स्ट्रॉन्ग किया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जिसने इजाजत दी थी वो जहांगीर था। इसके पास आया था लॉर्ड क्लाइव जो कि हेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने इससे इजाजत मांगी, इसको मोटिवेट किया और इसने इजाजत दे दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1613 में सूरत के मकाम पर। और इसका काम ये था कि जो स्पीशीज हैं, मीन्स जो मिसाला जात अशिया हैं, गोश्त वगैरह में मिलाई जाती हैं या दूसरे खानों में, उनको बनाया करते थे। और जो कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ करती थी, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो गया और ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो जहांगीर ने ये इजाज़त दी थी। सी इज राइट ऑप्शन। Fill in the blank with suitable preposition. She deprived her husband of all he had. Deprived of होता है। She deprived, उसने महरूम रखा, her husband, अपने husband को, of all he had, जो उसके पास सब कुछ था, उन चीज़ों को अपने husband से दूर रखा, उसे अवेल नहीं किया, अपने husband को नहीं दिया। is right option। If 2 meter 60 centimeter cloth is required for one shirt, एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए? 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 2 मीटर 60 सेंटीमीटर को 2.60 भी लिख सकते हैं। सो 2 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर का कपड़ा ज़रूरत है अगर एक शर्ट बनानी है तो। देन द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 7 शर्ट। फिर अगर 7 शर्टें बनानी हैं तो कितना कपड़ा ज़रूरत होगा? अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 60 सेकेंड ज़रूरत होते हैं, 60 सेंटीमीटर। तो इसको 2.60 लिख लें, मल्टीप्लाई कर दें 7 से। अब 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 18.20 आता है। इट मीन्स 18 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा ज़रूरत है अगर हमने 7 शर्टें बनानी है तो। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय हार्ट डिजीज। सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, दिल की बीमारी की वजह से। और ये रिसर्च की गई है इस दुनिया में कि सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती हैं, तो मैन और वुमेन को ये हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। और जो वुमेन है उनको तो बहुत कम होती है दिल की बीमारी, ज़्यादा मैन जो हैं आदमी, इस वजह से उनकी अमवात होती हैं। ये तकरीबन हाफ ऑफ ऑल द पीपल हु डाई ड्यू टू हार्ट डिजीज आर मैन। आधे लोग इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
हार्ट डिजीज की वजह से, दिल की बीमारी की वजह से। हु वाज द कमांडर ऑफ इन्फिडल्स इन गज़वा ओहद? गज़वा ओहद में यहूदियों का हेड कौन था? अबू सुफियान था। सी इज राइट ऑप्शन। अब गज़वा ओहद कब हुई थी? 625 ईस्वी में हुई थी, 3 हिजरी को। मुसलमान और कुरैश मक्का के दरमियान। मुसलमानों का हेड हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन थे, और कुरैश मक्का का अबू सुफियान था। मुसलमानों की स्ट्रेंथ 1000 थी, कुफार की 3000 थी। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो established ड्यू टू द थ्रेट ऑफ। सीटो क्यों एस्टैब्लिश हुई थी? किस चीज का थ्रेट था? चाइना से था, यूके का था, यूएसए का था, या नन ऑफ दीज? तो इनमें से नन ऑफ दीज आएगा। अब सीटो जो थी, ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने बनाई थी 1954 में। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये लिखी हुई है, साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने मिलकर इसको बनाया था कि इकट्ठे एक दूसरे का डिफेंस करते हैं। बेसिकली डिफेंस ट्रीटी थी कि एक दूसरे पे अगर कोई अटैक करता है तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। और ये साइन हुई थी 1954 में, मनीला पे, फिलिपाइन में। इसको फाउंड किया था गया था 1954 में। और फिर बाद में ये कामयाब नहीं हो सकी, तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया, इसके ऑपरेशन ख़त्म कर दिए गए 1977 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक में है, थाईलैंड में। When Pakistan joined Shanghai Cooperation Organization as a full member, पाकिस्तान ने शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था एज ए फुल मेंबर के तौर पे? 2017 में, 2017 में। अब इसकी डिटेल बताता हूँ। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली चाइना का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। उसने मिलकर बाकी कंट्री से मिला और ये ऑर्गेनाइजेशन बनवाई गई थी। बेसिकली ये इकोनॉमिक को डील करती थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रखने के लिए, सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से करने के लिए। क्योंकि ये सारा एक रीजन था, इस वजह से ये सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी इस दुनिया में। और पॉपुलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चाइना भी था, रशिया भी था इसमें। अब इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो बीजिंग में था, चाइना में। इसके जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम व्लादिमीर नरोवो है, जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें 8 कंट्रीज हैं: चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को एज ए फुल मेंबर 2017 में ज्वाइन किया था। और यही हमारा क्वेश्चन था कि कब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था एससीओ को? 2017 में। अब आपने जान लिया कि इंडिया ने भी 2017 में ज्वाइन किया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा में है। ए इज द राइट ऑप्शन। अब ओआईसी क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुसलमानों की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मुसलमान मुत्तहिद हो सकें। बेसिकली मस्जिद अक्सा जो कि जेरूसलम में थी, वहाँ पे यहूदियों ने उस पर अटैक किया था और उसकी नाफरमानी की, उसको जलाया गया, उसका नुकसान किया गया। तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उनके दरमियान आपस में बहुत ज़्यादा जोश पैदा हुआ कि अब हमने बदला लेना है। तो उन्होंने फिर ये बनाई थी ओआईसी, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो सब इकट्ठे हो सकें, यकजा हो सकें। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाई थी, जो कि 1969 में फाउंड हुई थी, जिसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं, और जिसमें 48 मुस्लिम कंट्रीज हैं, बाकी 9 नॉन मुस्लिम हैं। तो ये 25 सितंबर 1969 को फाउंड हुई। हेडक्वार्टर इसका जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में।
और इसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी तीन है, अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। MQM boycotted the general elections and officially changed the name Muhajir to Muttahida। MQM ने बॉयकॉट किया था जनरल इलेक्शन का और अपना नाम भी चेंज कर लिया था। मुहाजिर था पहले नाम, उसके बाद मुत्तहिदा रखा गया। तो ये 1997 में उन्होंने चेंज किया था। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, कि गुर्बत को ख़त्म करना है, इसकी मिनिस्टर मौजूदा कौन है? पहले सानिया निस्तर थी, क्योंकि ये 2021 का पेपर है। अब जो है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है विफाक लेवल पे, अब नून लीग है, तो उन्होंने अपना मिनिस्टर भी चेंज किया है। सारे फेडरल मिनिस्टर अब जो हैं वो शाजिया मरी हैं, वो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए और सोशल सेफ्टी के लिए। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ओपन पेजेस, पेजेस को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? ब्राउजर इस्तेमाल होता है। ब्राउजर के थ्रू ही तो हम कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हैं। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेम द पर्सन हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द हॉली कुरान इन पर्शियन, उस शख्स का नाम क्या है जिसने कुरान पाक की ट्रांसलेशन की है पर्शियन में? शाह वलीउल्लाह ने। बी इज द राइट ऑप्शन। शाह वलीउल्लाह इज दैट पर्सन हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन। फारसी में शाह वलीउल्लाह ने ट्रांसलेशन की है। नेशनलाइजेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, नेशनलाइजेशन पॉलिसी किसके दौर में आई थी? जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में। अब नेशनलाइजेशन पॉलिसी क्या थी कि जो भी लोगों के पास प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट जमीनें हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट मिल है, कोई भी चीज है एक्सेट्रा, वो सब चीजें गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। और उसके बाद हुकूमत जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, वो लैंड की है, पैसों की है, हर चीज। तो ये इनिशिएटिव 1 जनवरी 1972 में लिया गया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने लिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग खिलाफ भी हुए थे, और ये फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि पॉलिटिशियन खुद ही तो इतने ज्यादा अमीर थे और उनके पास इतनी ज्यादा जायदाद थी, तो फिर ये इन्होंने इसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आती है 1972। कुतुबुद्दीन ऐबिक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबिक जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, यहाँ से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था कब? 1206 में, और 1210 तक रहे, फिर पोलो खेलते हुए आपकी डेथ हो गई थी। बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबिक थे, ये एक गुलाम थे जिसे मोहम्मद गौरी ने परचेज किया था बाजार से, और अपना पाला खुद। उनकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा थी, इतने अच्छे इंसान थे, स्किल बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहादुर इंसान थे, फाइटर बहुत बड़े थे, और इन्होंने बहुत मुतासर किया था महमूद गौरी को। महमूद गौरी ने फिर इसे अपना बेटा बना लिया, अपनी बेटी भी इससे शादी करवा दी। और बाद में जब गौरी की डेथ हुई थी, उसके बाद 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबिक था, इसने अपने आप को यहाँ का हेड मुकर्रर किया दिल्ली सल्तनत का। अब यहाँ से स्लेव डायनेस्टी चलती है, क्योंकि ये गुलाम था, इस वजह से ये स्लेव डायनेस्टी, गुलामान खानदान। तो फिर इसका बेटा आया, वो भी गुलाम, फिर स्लेव डायनेस्टी मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब गौरी जो था, इसने पढ़ चुके हैं हम, जंग तैरान लड़ी थी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के दरमियान, 1191 में होती है। तो गौरी पहली जंग हार जाता है, फिर अगले साल 1192 में फिर जंग होती है, तो पृथ्वीराज को शिकस्त होती है और महमूद गौरी जीत जाता है। तो फिर ये सेकंड बैटल ऑफ तारेन के बाद महमूद गौरी दिल्ली सल्तनत का महाराजा बन जाता है और यहाँ पे लीड करता है। बाद में इसकी डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये हेड बनकर सामने आता है। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग में टोटल कितने रिंग्स हैं?
तो आप आपके सामने है ये ओलंपिक फ्लैग का ये झंडा है, ये कितने रिंग हैं? 5 हैं। क्या है, एक जो फ्लैग है यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, एक अफ्रीका को, एक अमेरिका को, एक एशिया को, एक ऑस्ट्रेलिया को। सो टोटल 5 हैं। ए इज राइट ऑप्शन। स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग सिस्टम इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। पुरानी जो राइटिंग सिस्टम है उसको क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग सिस्टम। जुल नूरैन इज अ टाइटल ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल क्या है? जुल नूरैन। क्यों? क्योंकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप वसल्लम की दो बेटियों से शादी की हुई थी, जिन्हें दो लाइट के नाम से कहा जाता था, दो रोशनियां हैं। इस वजह से आपका फिर नाम जुन्नूरैन रखा गया, आपको टाइटल मिला हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1930, 1930 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वैसे 3 हो चुकी थी, टोटल 3 हुई हैं हिस्ट्री में, 30, 31, 32। तो इसको तीनों को हेड किया था रामसे मैकडोनल्ड ने। पहली 1930 में हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने शिरकत की, कांग्रेस ने नहीं की। सेकंड में दोनों थे 1931 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तीसरी में फिर भी अकेली मुस्लिम लीग थी। तो इसका जो मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से नहीं बना हुआ, इसमें बेहतरी लेकर आते हैं, इंडियंस को भी इन्वॉल्व करते हैं, मुसलमानों को भी करते हैं। तो चूंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इस वजह से इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल सका था और ये कामयाब नहीं हो सकी थी। 18th Amendment Bill to the Constitution of Pakistan was passed by the Senate of Pakistan on 15th April 2010। 18th Amendment बेसिकली उसकी पास हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में का हिस्सा बनी 15 अप्रैल 2010 में। जब 18th अमेंडमेंट थी, ये 2010 में आसिफ अली जरदारी लेकर आए थे। इन्होंने प्रेसिडेंट के इख्तियारात को कम कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को बढ़ा दिया, इसके अलावा प्रोवेंसेस के इख्तियारात भी बढ़ा दिए, उनको ऑटोनमी दी, उनको गवर्नेंस वो डील कर सकते हैं, आज़ाद थे, अपना बजट भी ले सकते हैं। तो इसने ये बहुत बड़ी सर्विसेज दी कि इसने प्रेसिडेंट के इख्तियारात कम करके प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात बढ़ा दिए। When Asif Ali Zardari took oath as a president of Pakistan। आसिफ अली जरदारी ने कब प्रेसिडेंट का ओथ लिया था? प्रेसिडेंट कब बने थे? 9 सितंबर 2008। 11वें प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, 2008 से 2013 तक आप रहे। और आपको पता है कि इनकी जो बेगम थी बेनज़ीर भुट्टो थी, जो कि 2 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1999 में हुआ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ था। तो ये 1999 में हुआ था, 21 फेब को ये ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें गवर्नेंस और बायलेटरल एग्रीमेंट को फ़रोग देना था कि अब हम ट्रेड आपस में करेंगे और एक दूसरे की गवर्नेंस बेहतर करेंगे, अपने मामलात को अच्छे तरीके से डील करेंगे और आपस की जो दुश्मनी है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये एग्रीमेंट 1999 में हुआ था, लाहौर में हुआ था बेसिकली, इस वजह से इसको लाहौर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ क्लॉजेज ऑफ चार्टर ऑफ मदीना। मिसाक मदीना जो हुआ था उसमें टोटल क्लॉजेज कितनी थी? 47 थी। जब आप वसल्लम ने 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, तो हिजरी उस साल और उससे अगले साल, हिजरी फर्स्ट हिजरी सेकंड ईयर ऑफ हिजरी को ये चार्टर ऑफ मदीना बना था, जो कि इस्लाम का पहला आइन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें 47 क्लॉजेस थी, 47 क्लॉजेस थी, और जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। तहजीबुल अखलाक, अज़ार सनादीद, असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। केटू इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। मोस्टली तो पाकिस्तान में है, चाइना में बस इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है वो चाइना में जाता है, क्योंकि ये कराकरम माउंटेन रेंज में है, और कराकरम माउंटेन रेंज भी
चाइना में एंटर हो रही है। इस वजह से केटू जो है बस उसका कुछ हिस्सा चाइना में है, मोस्टली पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान और चाइना आएगा। केटू को गुडविन आस्टन भी कहते हैं। 8,611 मीटर इसकी हाइट भी है और ये कराकरम माउंटेन रेंज पे है। द ड्यूरेशन ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत वाज नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि 10 साल तक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने रहे। तो 634 से 644 तक था। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिस्ट्री को चेंज कर दिया था, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की, बड़े सख्त थे, बहुत बड़े लीडर थे। आपने एग्जाइल सिस्टम किया, पुलिस का सिस्टम बेहतर किया, हिजरी कैलेंडर लेकर आए। इसके अलावा आपने जेल खाना जात को बेहतर किया, डाक खाना निज़ाम को बेहतर किया, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए थे। जाबिर बिन हयान वाज अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट। सी ऑप्शन आता है। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री भी कहा जाता था, तो बहुत बड़े केमिस्ट थे और बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। गुड्डू बैराज इज सिचुएटेड इन विच प्रोवेंस? सिंध में है, सिंध में इंडस रिवर पे है, कश्मीर के करीब है, जो कि सिंध प्रोवेंस में है। कश्मीर, कश्मीर भी आ सकता है, सिंध प्रोवेंस भी आ सकता है एग्जाम में। अब उर्दू पोर्शन करते हैं। आनंदी किसका अफसाना है? आनंदी गुलाम अब्बास का है। बी इज राइट ऑप्शन। बादशाहों के तज़किरे के लिए मशहूर किताब किसकी है? सिराज शम्स वफ़ी। बादशाहों का तज़किरा के लिए किताब का नाम है, ये मशहूर किताब है, सिराज शम्स अफीफ ने लिखी थी ये। नज़म मुनाजात बेवा किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने मुनाजात बेवा लिखी थी। सो ये हमारा पेपर एंड हो चुका है।